दोस्तों जय भीम नमो बुद्ध है मिलेंद्र गौतम। आज मैं आया हूँ नागपुर में। जी हाँ, नागपुर की धरती पे मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता मजदूर यूनियन राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो अधिवेशन जो है वो मजदूर यूनियन जो है वो सारी मजदूर यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से डीसी कपिल जी भी आए हुए, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आज ये जो आज सम्मेलन कर रहे हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये आज नई शुरुआत नहीं है। ये महाराष्ट्र की धरती पे ये शुरुआत हमने 1997 में की थी। ये जो संगठन है, आज इसके बैनर के नीचे आप लोग सब आमंत्रित हुए हैं और ये प्रोग्राम आज चल रहा है पाटिल जी के नेतृत्व में। और मैं इस संगठन का उस समय पे पहला इसका ये कहिएगा संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सचदेवा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे साथी का इसमें जो है। और ये शुरुआत हमने 97 में की थी। बाबा साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर इसका नाम दिया गया था इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन। पहले जो संगठन था वो हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को जोड़ने के लिए बनाया था, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट एम्प्लॉइज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज। उससे फिर ये मोमेंट चेंज हुई, इसको लेबर यूनियन में बदला गया और पूरे राज्यों के लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें ऐसे ऐसे भी साथी हैं, ये संख्या की बात नहीं है कि कितने लोग हैं। यहाँ पर स्टेज पे बैठने वाले वो लोग हैं जो अपने अपने स्टेट में इस एक्टिविटी को बहुत लार्ज लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनियन के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उधर हरियाणा से साथी मौजूद हैं सत्यवा जी। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो सम्मेलन है, आज जो कन्वेंशन है, ये सभी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उन प्रतिनिधियों का ये एक जो है जमावड़ा है, ताकि आगे इस मोमेंट को राष्ट्रीय लेवल पर दूसरी ट्रेड यूनियनों की टक्कर में लाने के लिए इसकी मेंबरशिप को कैसे बढ़ा करके भारत सरकार के सामने ये दावा पेश किया जाए कि बाबा साहब के आइडियोलॉजी के आधार पर जो ट्रेड यूनियन आज देश में काम कर रही है, हमारा भी वहां पर बार्गेनिंग करने का बराबर का अधिकार है। और जहां पर भी बहुजन मुद्दों की बात आएगी, जहां भी लेबर क्लास की बात आएगी, तो हमारे बिना पूछे कहीं पर भी किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में जो है किसी तरीके की लेबर के अंदर जो चेंजेस ना की जाए। आपने बार्गेनिंग की अभी बात की है, बार्गेनिंग क्या है? देखिए, अभी जो ट्रेड यूनियन देश में काम कर रही है, जैसे इंटक है, एटक है, C2 है, वो तमाम तरीके की यूनियन, उनका एक पैरामीटर बनाया हुआ है भारत सरकार ने कि जिन ट्रेड यूनियंस की मेंबरशिप इतनी होगी, जिन ट्रेड यूनियंस की रिकॉग्नाइजेशन इतने स्टेट में होगी, उन्हीं को वो बैठ करके टेबल पर जो ऑल इंडिया लेवल पर लेबर कानून बनते हैं उसमें वो शिरकत करते हैं और उन्हीं की बातों को सुना जाता है, उन्हीं के सजेशन लिए जाते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जितनी भी ट्रेड यूनियन है, वहां पर एम्प्लॉय सारे हमारे हैं, लेकिन वहां पर जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो सारे दूसरी व्यवस्था के लोग हैं। इसलिए हमारी ताकत को, हमारी लेबर की ताकत को सही तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट नहीं आज तक किया गया। अब जब से लेबर यूनियन हमारी बनी है, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन जब से बनी है, तो हमारा प्रयास यही है कि उस अपने नेतृत्व के आधार पर और अपनी मजदूरों की ताकत और संख्या के बल के आधार पर हम उनके विकास के लिए, उनके आगे डेवलपमेंट के लिए सरकार से बार्गेनिंग का रास्ता निकालें, जिसके लिए आज की तारीख में जरूरत है। यहाँ पर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपने बहुत संगठनों में काम किया और जबरदस्त तरीके से आपने आंदोलन भी किए। क्या लगता है कि आपकी जो ये मांग है या जो आप उसमें अपनी हिस्सेदारी या भागीदारी देना चाह रहे हैं और बार्गेनिंग की आप बात कर रहे हैं, ये सरकार जो है वो अपनी मनमानी कर रही है? क्या लगता है कि आपकी मनमानी को थोड़ा सा भी हवा देगी वो? देखिए मिलिंद गौतम जी, समय समय पर चीजें बदलती रहती है। जैसे मैंने भी आपको कहा, 90 के दशक में इस देश में कांग्रेस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, कंप्यूटराइजेशन के नाम पर एक पॉलिसी लेकर के आई आउटसोर्सिंग की। उस पॉलिसी को जैसे ही देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 1990 में सरकार बनी, तो उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब से 2014 से ये केंद्र की सरकार आई है, RSS की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है, तब से इन्होंने इसको इतना बढ़ावा दे दिया कि सरकारी नौकरियां ही निकलनी बंद होगी और ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आज रिजर्वेशन को अगर जिंदा रखना है, अगर भारतीय संविधान को जिंदा रखना है, अगर उसकी मर्यादाओं का जो है ना, हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है वास्तव में संविधान की, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जो ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर है, उसके ऊपर हमें लगाम लगानी होगी। अगर ठेकेदारी प्रथा रहेगी, अगर वैकेंसी आई नहीं निकलेंगी, तो फिर रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? और रिजर्वेशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर संविधान कहाँ बचा? इसलिए आज जो आप बात कर रहे हैं, हमने ठेका प्रथा को बंद कराने के लिए उस मोमेंट को भी इस मोमेंट के साथ साथ शुरू किया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र आज ऐसा है जो
आज की तारीख में ठेका प्रथा से ग्रसित है। और जब से ये केंद्र की सरकार आई है और राज्यों की सरकारों का भी यही हाल है, ये सारी सरकारें मिलकर के वैकेंसियां निकाल नहीं रही है और लेटरल एंट्री के नाम पर ये लोगों को जहां पर पक्की भर्तियां होनी चाहिए, जहां आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण को मूलतः सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ध्वस्त करने के लिए और खत्म करने के लिए इन लोगों ने एक रास्ता पकड़ लिया, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा पर। तमाम ऐसी वैकेंसीज जो सर्टिफाइड है, नोटिफाइड है, वहां पर भी ये ठेका प्रथा पर लोगों की भर्ती कर रहे हैं। इसलिए वो जो आंदोलन की बात आपने करी है, वो चीजें जो है हमने इसलिए वहां पर शुरू की। ठेका प्रथा ठेका वाली जो बात आप कह रहे हैं, आपने भी जॉब जो छोड़ी थी वो ठेका प्रथा की वजह से ही आपने दिल्ली विद्युत बोर्ड से जी छोड़ी थी और आप उसके लिए अभी तक फाइट कर रहे हैं आप। जी। तो कब तक फाइट होगी सर? क्या फाइट करते ही रहेंगे? जिंदगी भर जीवन चला जाएगा तब तक फाइट रहेगी क्या? देखिए, ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन लोगों से है जिनकी व्यवस्था के ऊपर बहुत जबरदस्त पकड़ है। आप ये समझिए कि 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल का गठन किया और 1925 में इस देश के अंदर आरएसएस की स्थापना हुई। अब 2025 आने वाला है। जी। उनको इस बात का इंतजार करते करते 100 वर्ष लग गए कि कब यहाँ पर केंद्र में हमारी सत्ता आए और कब हम अपनी मर्जी के अनुरूप इस देश के संविधान को परिवर्तित कर सकें। 100 साल लगा उनको यहाँ तक आने में। तो हम जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था में जिस तरीके की भागीदारी, जिस तरीके की समझदारी, जिस तरीके का पे बैक टू सोसाइटी हमारे अधिकारियों द्वारा या उन लोगों के द्वारा, सो कॉल्ड लोग जिनको बाबा साहब के दिए हुए संविधान में आरक्षण का लाभ मिला है, जिस तरीके से लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे जागृति आ रही है, तो निश्चित रूप से उसको लड़ेंगे और लड़ करके उसको सुधार की तरफ लेकर के जाएंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और लड़कर के ही सुधार की तरफ जाएंगे। आज नागपुर में जो ये बड़ा अधिवेशन हो रहा है, हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये लेबर यूनियन ही नहीं, ये पूरे भारत की एक आवाज है कि हर तरीके की जो जोर जबरदस्ती हो रही है उसको मिटाना। इसी कड़ी में मैं नागपुर में और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो विभिन्न राज्यों से आए हैं। अभी मेरे साथ हैं महेश चंद्रा जी हैं। सर, आज का जो अधिवेशन है उसमें क्या मुद्दे मेन हैं जो आपने अधिवेशन में? सर, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का ये नेशनल कन्वेंशन है जी। और मुद्दे हमारे देश में निजीकरण को लेकर है। देश की जितनी भी पीएसयूज हैं वो सब निजी क्षेत्र में सरकार देती चली जा रही है। जी। तो हमारा आगे जो आंदोलन बनेगा इस देश में निजीकरण के खिलाफ होगा और पूंजीवाद के खिलाफ होगा। तो बाबा साहब का जो लेबर मूवमेंट है वो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया। हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि आपने सुना ही होगा, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने संडे का अवकाश अंग्रेजों से लड़कर दिलाया, वो सत्यशोधक समाज में महात्मा फुले के साथ शामिल थे, उनके सत्यशोधक समाज का हिस्सा थे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे, उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए। मजदूर आंदोलन ही इस देश के बहुजन समाज का आंदोलन है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस आंदोलन को कम्युनिस्ट और आपका गांधीवादी विचारधारा और आपके गोलवलकर की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। पूरे के पूरे 90-85% बहुजन समाज के मजदूरों का नेतृत्व यही यूनियनें कर रही हैं। जी। भारतीय मजदूर संघ हो, इंटेक हो, एक्टू हो और 12 ट्रेड यूनियन इस देश में। तो पहली बार माननीय जेएस पाटिल साहब करीब 20 वर्षों से बहुत प्रयासरत है। आज वो प्रयास हमें सफल दिखाई देता है कि आने वाले समय में इस देश में मजदूर आंदोलन खड़ा होगा। बिल्कुल, मजदूर आंदोलन खड़ा होगा आने वाले समय में। ये समय कब आएगा? इस समय की अवधि जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है। जी, दरअसल देखा जाए तो कहा जाता है कि कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लेकिन ये कहावत कितनी यथार्थ में है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर ही एक है कि जो मतलब इस देश की नींव रखने में मतलब वो अपनी भूमिका अहम रखता है। और मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए जो तथाकथित बड़े बड़े यूनियंस या फेडरेशंस बने हुए हैं या जो संगठनाएं बनी हुई है, तो उन संगठनाओं का जो असली चेहरा है वो आज मजदूरों के सामने आ गया है।
कि मजदूर कौन है। मजदूर में देखा जाए तो बहुसंख्य जो है वो मोर देन 95% जो है वो मजदूर है वो बहुजन क्षेत्र से है। और होता क्या है कि ये संगठनाएं जो बनी हुई है, इन संगठनों का नेतृत्व करने वाले लेकिन बहुजन नहीं है। तो जो विचारधारा है, जो हम कहते हैं कि फुले शाहू आम्बेडकर पेरियार, इनकी विचारधारा जो थी वो सबको लेकर चलने वाली थी। जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, उनको उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए उनकी विचारधारा थी। लेकिन इस विचारधारा को उन्होंने परे रख दिया है। और फिर एक बार जो हम कहते हैं कि कामगारों की संगठनाएं हैं, तो वो कामगारों की संगठनाएं कामगारों के लिए लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तथाकथित जो पूंजीवादी और जो साम्यवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उन ताकतों का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं। और इसलिए ये मजदूर आंदोलन जो है हमेशा कमजोर करने का काम इन संगठनों ने किया है। और इसलिए इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी.एस. पाटिल साहब ने जिस तरह से ये एक मूवमेंट खड़ा किया है, इस मूवमेंट के अंतर्गत हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से, कि हम मजदूरों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई हमारी है, उसमें पार्टिसिपेशन हमारा है। आंदोलन मजदूर जो कर रहा है वो बहुसंख्यक जो है वो हमारा बहुजन समाज ही है, शोषक समाज है, दलित समाज है, लेकिन नेतृत्व हमारे पास नहीं है। इसलिए जो हमारा कामगार आंदोलन की जो दिशा और दशा है वो तय करने वाले कोई और है। इसलिए अब वो आंदोलन जो है वो अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा था, अब आंदोलन भी हमारा रहेगा और आंदोलन की दशा और दिशा निश्चित करने वाला नेतृत्व भी हमारा रहेगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह की सारी परिस्थितियां जुड़कर आ जाएगी तो मैं यकीनन आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये कामगारों का जो आंदोलन है वो सफल भी होगा और कामगारों की जो बुनियादी मांगे हैं वो मांगे भी वो अपने अधिकार और न्याय हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। दिल्ली से मुकेश जी हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन चीज़ों को पूर्ण तरीके से लागू करती हैं हर तरीके से। आप कितना भी संघर्ष कर लो, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और आपकी राजनीतिक पार्टी कोई है नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आप लोगों को और धरातल में घुसाने का काम कर रहे हैं, तो आप कैसे ऊपर आएंगे? बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल किया है। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया। बाबा साहब ने हर एक क्षेत्र में एक एक संगठन हमारे लिए तैयार करके दिया, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे समता सैनिक दल हो। तो इन्हीं के माध्यम से हमारे लोगों ने तरक्की भी की और संगठित भी हुए और संघर्ष भी किया और बहुत कुछ पाया भी। पर लेकिन एक संगठन को हम आगे बढ़ाना भूल गए, वो संगठन वो ट्रेड यूनियन का संगठन था। बाबा साहब ने भी ट्रेड यूनियन पे, क्योंकि वो जानते थे, वो भली बातें जानते थे, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन में कामगार काम करने वाला जो आदमी है, जो वर्कर है, जो वर्कमैन है, वो इसी दलित शोषित पिछड़े वर्ग से आता है। क्योंकि कभी सरमाएदारों ने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हुक्म चलाया है। और जो हुक्म चलाने वाला है, पर लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही है कि 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, जिनका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशंस हैं, आज भी उन 85% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमने पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट लेकर के ये सिद्ध किया कि बहन कुमारी मायावती जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वो भी एक पॉलिटिकल विंग था बाबा साहब का। उसी के तहत उन्होंने उसको साहब काशीराम जी ने उनके मूवमेंट को सब बढ़ा करके 4 बार मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया। इसी तरीके से जो हमारा लेबर विंग था वो हमारा पीछे रह गया। अब जब हम लेबर विंग जो है पीछे रहने के कारण ही हमारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती गई। और बाबा साहब जैसे कहते थे ना, मार्क्सिस्ट जो थे, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था कि पूंजीपति वर्गों का जो है कभी शासन आएगा, तो ऐसे बाबा साहब चाहते थे कि 85 वर्ग का भी शासन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 85 वर्ग का शासन तब आएगा जब हम 85% एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, चाहे वो हम किसी भी तरीके से हों, पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे हम लेबर यूनियन के माध्यम से हों, चाहे हम धम के माध्यम से हों, जिस भी माध्यम से हम यदि हम सबकी यूनिटी एक हो जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। बिल्कुल, हुक्मरान तो तब बनेंगे जब इकट्ठे हो पाएंगे
इकट्ठे तो हो नहीं रहा, बहुजन समाज भी इकट्ठा नहीं हो रहा। और अगर हम सर्व समाज की भी बात करें तो अदर समाज जो है वो तो इकट्ठा हो जाता है, पर हमारा समाज और हमारी यूनियन जो है वो भी इकट्ठी नहीं हो रही। क्या कहना चाहते हैं? सर्वोत्तम क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा नाम विकास गौर है। मैं स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमें लेबर से जैसे आपने सवाल किया है कि हम एकजुट क्यों नहीं हो रहे। एकजुट इसलिए नहीं हो पा रहे कि जो हमारा जो लेबर है वो अम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन में संगठित नहीं है, इसके कारण हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको जिस तरह से दिख रही है आज तक यूनियन दिख रही है, वो जो जैसे अभी पाटिल साहब ने भी कहा था कि जो देश की नंबर 1 यूनियन जो है भारतीय मजदूर संघ है, दूसरी आईटक है, इंटक है। जो इंटक है वो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और आईटक है जो कम्युनिस्ट है। और जहाँ तक ये जो लोग हमारे लोग हैं वो इन 4 यूनियनों में जो भारतीय मजदूर संघ, इंटक, आईटक, इनमें अपना झंडा लेके कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो इस देश में है असंगठित क्षेत्र के हो या संगठित क्षेत्र के हो, जैसे कहा गया है कि 7% संगठित क्षेत्र में है और 93% असंगठित क्षेत्र में है। ये दोनों क्षेत्र के लोग अभी भी एंटी अम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। और हमारे लेबर मूवमेंट में अभी पहले काम नहीं हुआ था। ज़्यादातर हमारे वर्ग में सामाजिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए और धार्मिक आंदोलन हुए, लेकिन जो क्षेत्र बाबा साहब ने हमें दिया था कामगार आंदोलन का, इस क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ था। लेकिन 2003 से स्वतंत्र मजदूर यूनियन का इस क्षेत्र में काम करना चालू हुई है। और स्वतंत्र मजदूर यूनियन की स्थापना के पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग विद्युत कर्मचारी संगठन 1980 से काम कर रही है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा होगा जितने भी आज संगठित क्षेत्र में यहाँ महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र में से शुरुआत हुई है बाबा साहब के विचारों के लिए। इसलिए देखिए आज वो स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है और संगठित है। और जो आप इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं और जो हमें संगठित किया है, बाद में पाटिल साहब भी विद्युत कर्मचारी संगठन से ही निर्माण हुए हैं। आज स्वतंत्र मजदूर यूनियन 2003 से, उसके बाद उनके माध्यम से हमने रेलवे बनाया। जिस तरीके से आपने पहले इंटरव्यू लिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों का, उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आंगनबाड़ी सेविका, जिला परिषद है, कोल्स फील्ड से लोग हैं हमारे पास, टेलीकॉम के लोग हैं हमारे पास। इस तरीके से सभी सरकारी और निम्न सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करना है उन लोगों को अभी संगठित करना चालू किया। अभी जिस तरीके से आपने सवाल किया था ना कि हम संगठित क्यों नहीं हो रहा है, ये संगठित हम लेबर पीरियड में अभी 2003 से चालू किया, 2003 से 2024 में चालू हुआ है। तो अभी बड़े पैमाने पर संगठित हो रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि BMS है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसके पीछे BMS का बहुत बड़ा हाथ है और कांग्रेस है उसके पीछे इंटेक का बहुत बड़ा हाथ है, CPM CPI है उसके पीछे है, उनकी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन मजदूरों की संगठन का हाथ है। अगर हमें भी बाबा साहब के विचारों की पार्टियों को या संगठन को या समाज को मजबूत करना है तो जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लेबर है। अगर आप किसी भी क्षेत्र को घर में काम करना हो या सरकारी क्षेत्र में, वो एक तरीके से मजदूरी है। अगर मजदूर संगठित होगा, अगर हमारे लोग उधर के संगठनों में काम नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज होंगे और हमारे संगठन से जुड़ेंगे, इस तरह से हमारी एकता बढ़ेगी। हमारी एकता बढ़ेगी तो हम उस रूप को, उस ऊर्जा को, शक्ति को देश में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग बाबा साहब के विचारों पर आधारित भारत की प्रथम स्वतंत्र मजदूर यूनियन से जुड़े, क्योंकि अगर हम बाबा साहब के सच्चा अनुयायी अपने आप को मानते हैं SC/ST OBC, तो हमने एंटी अम्बेडकर यूनियन में काम क्यों करना चाहिए। अगर हम एंटी अम्बेडकर यूनियन में काम करने का मतलब यह है कि हम उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके विचारों को मजबूत कर रहे हैं, हम उनके विचारों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम उनके संगठन में काम करेंगे तो हम संगठित कैसे होंगे। संगठित होने का सिंपल है कि जो बाबा साहब के विचारों पर आधारित कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, राजकीय संगठन हो या फिर कामगार संगठन में सबसे मजदूर यूनियन है, उसके अलावा अगर कोई काम करता है तो हम संगठित कभी नहीं होंगे। अगर जैसे हमारे लोग, मैंने देखा है कि बाबा साहब के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकारी क्षेत्र में, लेकिन वो जाके कम्युनिस्ट के लाल झंडे, लाल सलाम करते हैं। तो ये कैसा अम्बेडकर आद हुआ।
जब घर में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं और ऑफिस में जाके लाल सलाम बोलते हैं, लाल झंडे के नीचे बैठते हैं और आरएसएस के झंडे के नीचे बैठते हैं, उसे रोकना ही हमारा मेन मकसद है। स्वतंत्र मजदूरों के माध्यम से डिसेंट्रलाइज कैसे करें और उनको हम अपने संगठन से कैसे जोड़ें। और आने वाले समय में स्वतंत्र मजदूर यूनियन को जो 12 मान्यता प्राप्त संगठन है, उसमें 13वीं मान्यता प्राप्त संगठन स्वतंत्र मजदूर यूनियन को कैसे स्थापित करें। आप इस यूनियन के माध्यम से क्या अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना रहे हैं? नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमें एक जितने भी संगठन में देखा है कि कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाए तो अभी हमारे ही समाज देखे, अगर एसटी समाज, एसटी ओबीसी समाज, वो राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। कोई कांग्रेस को मानता है, कोई बीजेपी को, कोई अलग अलग बीएसपी को मानता है, कोई एसपी, सब बटा हुआ है। अगर एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ा कर दी तो जो इन विचारों को मानने वाले हमारे लोग हैं वो हमसे संगठित नहीं होगा। हमें पहले लोगों को संगठित करना है। ये तो बहुत बात की बात है, जब संगठित ही नहीं हुए हैं तो हम कैसे आगे, वो तो जनता का और जो कर्मचारी वो तय करेंगे फ्यूचर में कि इसका भविष्य क्या होगा। पहले तो हमें संगठित करना है। बहुत धन्यवाद।